नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा एपिसोड है इसमें हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है और वो है नॉन इक्विलिब्रियम एक्सेस कैरियर इन सेमीकंडक्टर। ठीक है जी। तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स बिट डिफ़िकल्ट लेवल का आता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। शुरुआत से हम इसको देखेंगे। एंड जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने 3 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। जो सबसे पहला चैप्टर था क्वांटम फिजिक्स का, वो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर में किस तरह से क्वांटम फिजिक्स का यूज़ हम लोग करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो कैसे यूज़ होती है वो हमने देखा, वेव फंक्शन क्या होता है। एंड आफ्टर दैट हमने थर्मल इक्विलिब्रियम जो था, सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। उसको हमने कुछ नए फॉर्मूले बने थे, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह, एंड वो हमने देखा। एंड आफ्टर दैट हमने कैरियर कंसंट्रेशन उसमें निकाली। उसके बाद हम लोगों ने कैरियर ट्रांसपोर्ट पढ़ा, जिसमें ड्रिफ्ट ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ये सब हमने देखा। और आज जो है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एक्सेस कैरियर के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक्सेस कैरियर क्या होता है। देखिए, लास्ट एपिसोड में आपने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम, और थर्मल इक्विलिब्रियम में जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन की वो आपने निकाली। अब अगर मान लीजिए मैं इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डेविएट करूँ अपने आप को और थोड़ा सा दूर जाऊँ, सोचिए मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर कोई लाइट एमिट कर रहा हूँ या उसको मैं अलग से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, उससे जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है उससे कितना एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है, वो बेसिकली जो एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा आ रहा है, जो कैरियर एक्स्ट्रा बन रहे हैं, उनको हम एक्सेस कैरियर बोलते हैं। तो एक्सेस कैरियर को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो मैं इस तरह से बोल सकता हूं कि जो आपका इक्विलिब्रियम के अलावा, थर्मल इक्विलिब्रियम के अलावा जो एक्सेस कैरियर आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कैरियर आ रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन, वो हमारे एक्सेस कैरियर होते हैं। अब यहाँ पे इनका जो मोमेंट होता है एक्सेस कैरियर का, इलेक्ट्रॉन या होल का जो मोमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। उसको भी, उसमें भी ऐसे ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट या ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली। और इस ट्रांसपोर्ट को, जो एक्सेस कैरियर का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम एक नया नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। जो एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट है उसको हम समझेंगे एक तो इस चैप्टर में, और उसको समझने के लिए मुझे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का पता होना चाहिए, तभी मैं एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट को समझ पाऊंगा। ठीक है, दूसरी बात, आपने देखा कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते थे, सेमीकंडक्टर इन इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ रहे थे, तो हमने एक टर्म बताई थी फर्मी एनर्जी। अब वो जो फर्मी एनर्जी है, अब वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। फर्मी एनर्जी का जो कंसेप्ट था वो केवल आपका इक्विलिब्रियम में ही वैलिड है। नॉन इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो उस टाइम हम क्वाजी फर्मी लेवल डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होती है क्वाजी फर्मी लेवल, इसको हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो एपिसोड है। पहले थोड़ा एक्सेस कैरियर का जनरेशन रिकॉम्बिनेशन समझते हैं और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम पढ़ेंगे। तो अपकमिंग एपिसोड में फिर मैं आपको एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझाऊंगा कि किस तरह से एक्सेस कैरियर का ट्रांसपोर्ट होता है, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन किस तरह से होता है, कैसे ये वैलिड होती है इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड और उसमें कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि हमारे पास मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर है, कोई मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, सुनिए। इक्विलिब्रियम में जिस रेट से आपके जनरेट होंगे, जनरेशन रेट और रिकॉम्बिनेशन रेट बराबर होगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सेमीकंडक्टर है, तो इस सेमीकंडक्टर में द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल विल बी इक्वल टू रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, and that will be equal to a rate of recombination of hole, rate of recombination of electron. नोट का मतलब इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, एट थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कब होगा, जब सोचिए मान लीजिए इसके ऊपर मैं कोई लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दूं, इसकी एनर्जी जो है एच म्यू, दिस इज ग्रेटर देन ई जी। मान लीजिए मैं कोई लाइट एमिट करना स्टार्ट कर दूं, तो यहां पे एक्साइटेशन अदर देन टेम्परेचर हो जाएगी,
इन दैट केस ये आपका क्या बन जाएगा, नॉन इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नॉन इक्विलिब्रियम। और नॉन इक्विलिब्रियम में आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन बनेगी वो क्या बनेगी, जो थर्मल इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन थी वो प्लस डेल्टा एन। दिस डेल्टा एन इज नोन एज एक्सेस कैरियर, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली जो होल बनेगा वो बनेगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी, ठीक है भाई। ये मेरी होल कंसंट्रेशन बन जाएगी। डेल्टा पी जो है वो एक्सेस होल है और डेल्टा एन जो है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हमें यहां पे भी देखना पड़ेगा कि जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस कैरियर है, एक्सेस रेट ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस होल, इनमें क्या रिलेशन है। और सिमिलरली रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी हमें समझनी पड़ेगी, किस रेट से रिकम्बाइन हो रहे हैं एक्सेस कैरियर, ठीक है। तो वो अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है। और सही बताऊं तो रेट ऑफ जनरेशन जो आएगी एक्सेस कैरियर की, जो रेट ऑफ जनरेशन बनेगी उसको मैं जी एन प्राइम से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस कैरियर इलेक्ट्रॉन की, वो होल में जो एक्सेस कैरियर होंगे उनकी रेट ऑफ जनरेशन के बराबर होगी। सिमिलरली जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगी इलेक्ट्रॉन की और होल की वो भी बराबर आएगी भाई। एक्सेस कैरियर की जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आएगा इलेक्ट्रॉन का, वही रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा होल का। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, मतलब इसको अगर आप थोड़ा एनालॉजी से समझा सके तो चलिए मैं एक एनालॉजी आपको बता रहा हूँ जिससे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। सोचिए मेरे पास कोई इस तरह का कोई वैसे मैंने कोई लोहे का वो बना रखा है, जैसे कुछ जैसे मिट्टी डालने के लिए हम जो परात सी बनाते हैं ना, ठीक है, वो मैंने बना रखा है, ठीक है। ये चारों तरफ ऐसे उसमें मिट्टी डाल के और हम उठा के नहीं लेके जाते हैं। तो बेसिकली इस तरह का मान लीजिए कोई मेरे पास कोई हमने बर्तन बनाया हुआ है और इसमें यहाँ पे हमने होल किए हुए हैं, इसमें यहाँ पे हमारे पास होल हो रखे हैं, इसके अंदर सुराग हो रखे हैं, ठीक है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखें, टॉप व्यू देखें तो आपको टॉप व्यू जो है वो इस तरह का नजर आएगा ऐसे, और इसमें हर जगह क्या निकाले हुए हैं, मैंने सुराग निकाले हुए हैं, इसके अंदर होल किए हुए हैं। अब सुनिए यहाँ पे मैंने कोई पानी का टैप लगा रखा है, सोचिए जो टैप कनेक्टेड है यहाँ पे और उससे पानी गिर रहा है, उससे पानी गिर रहा है, ठीक है। अब सुनिए तो पानी यहां तक इकट्ठा हो रखा है, इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल तक इकट्ठा हो रखा है और यहां से पानी नीचे गिर रहा है, यहां से आपका पानी जो है वो नीचे आ रहा है, इन सुरागों से जो सुराग बने हुए हैं इनसे नीचे आ रहा है। तो जितना पानी इसमें ऊपर से आ रहा है उतना ही नीचे जा रहा है और इस लेवल तक बना हुआ है, ठीक है। ये लेवल मेंटेन हो रखा है, जितना पानी आ रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। ये मेरा थर्मल इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, एक मिनट के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन को ये दिखा रहा है। मतलब आप कह सकते हो जितना जनरेशन है, जितना पैदा हो रहा है उतना ही रिकम्बाइन हो रहा है, ठीक है। तो एक मेंटेन की हुई एक कंसंट्रेशन मेंटेन हो रखी है कि इस कंसंट्रेशन पे रहेगा, इससे जितना जिस रेट, जैसे मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है भाई 10⁻10, तो हर सेकंड इसमें ऐड होते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और जितने ऐड होते हैं उतने, मतलब आप ये मान लो कि जैसे हमारी पॉपुलेशन है तो अब क्या है, एक पॉपुलेशन मान लीजिए फिक्स होगी, अब जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप समझ रहे हो। तो बेसिकली ऐसा ही कुछ है, जितना पानी आ रहा है उतना ही जा रहा है नीचे, जितना जनरेशन हो रहा है उतना ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब सुनिए हमने क्या किया, हमने कुछ अलग से पीछे से प्रेशर बढ़ा दिया, ड्यू टू सम एक्सटर्नल एक्साइटेशन हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तो यहां से जो पानी जो गिरेगा वो ज्यादा गिरेगा, पानी अब जो है वो ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये लेवल जो है, अब इसका मतलब आज ज्यादा रहा है जा कम रहा है, तो इससे क्या होगा, लेवल बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ये एक्स्ट्रा होल जो है ये भी बीच में आना शुरू हो जाएगा। अब पानी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि होल भी तो बढ़ गए ना यहाँ पे बीच में, जो इसमें सुराग किए हुए हैं वो भी तो बढ़ गए, इसके अंदर सुराग किए वो भी तो बढ़ गए। तो अगर आना शुरू हुआ पानी, अगर ज्यादा आना शुरू हुआ तो लेवल बढ़ना स्टार्ट करेगा, क्योंकि निकलने वाला कम है आने वाला ज्यादा है, तो लेवल बढ़ना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे ज्यादा सुराग अब बीच में आना शुरू हो जाएंगे, तो पानी सिर्फ यहां से भी अब आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और एक नए लेवल पे आके क्या हो जाएगा, फिर से ये बैलेंस हो जाएगा, फिर से एक नया लेवल सेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से जो जनरेशन है और रिकॉम्बिनेशन है फिर से बराबर हो जाएगी, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन जो है वो फिर से बराबर हो जाएगी, एक नई स्टेडी स्टेट आ जाएगी।
लेकिन कुछ एक्स्ट्रा एक अलग लेवल बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे एक्सेस कैरियर। ये जो है ये एक्स्ट्रा लेवल जो है इसको हम बोलेंगे एक्सेस कैरियर, ये एक्सेस कैरियर आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया एक्सेस कैरियर क्या होता है। इक्विलिब्रियम, जब मेरा सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में था, उसके बाद जब हमने इसको कुछ लाइट इसके ऊपर एमिट की या फिर कुछ एक्सटर्नल जब हमने सोर्स लगा दिया, तो उससे क्या होगा, जो कैरियर कंसंट्रेशन है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। जो एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा, वो जो एक्स्ट्रा इंक्रीज है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस कैरियर, ठीक है, ओके। और ये जो मैंने प्राइम में जो दिखाया ये है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और ये है रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस होल। ये क्या है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और ये है रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस होल, ठीक है। तो ये हमने अभी इसको देखा दोस्तों। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे, क्या मेथड है जिनसे कैरियर जनरेट होते हैं, एक्सेस कैरियर, और किन मेथड से वो रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है। तो कैरियर जनरेशन जरा समझते हैं, कैरियर जनरेशन के जो मेथड है, किन मेथड से कैरियर जनरेट होता है। एक्सेस कैरियर जनरेशन, एक्सेस कैरियर जनरेशन, एक्सेस कैरियर जनरेशन, इसको जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सेस कैरियर जनरेशन में हमारे पास 3 मेथड है, जिनसे मेनली हम 3 मेथड पढ़ेंगे जिससे हम एक्सेस कैरियर जनरेट करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फोटो जनरेशन, फोटो जनरेशन, फोटो जनरेशन। जो दूसरा मेथड है वो है फोनोन जनरेशन, फोनोन जनरेशन। तीसरा जो है वो है इंपैक्ट आयोनाइजेशन, इंपैक्ट आयोनाइजेशन, इंपैक्ट आयोनाइजेशन। तो ये हमारे पास जनरेशन के 3 मेथड हैं जिनसे हम एक्सेस कैरियर जनरेट करते हैं। फोटो जनरेशन का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो जरा देखिए फोटो जनरेशन में कैसे हम देखते हैं फोटो जनरेशन क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर, और मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर कुछ लाइट एमिट कर दी। नाम से ही क्लियर है ये तो फोटो जनरेशन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ लाइट इसके ऊपर एमिट किया, और उससे जो इसके अंदर जो कैरियर है वो बढ़ जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कैरियर बढ़ गए। मान लीजिए मैं यहाँ पे लाइट एमिट कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ। सोचिए यहाँ पे इसके ऊपर कुछ लाइट पड़ रही है, ठीक है। और जो लाइट है उसकी एनर्जी जो है वो h म्यू है, एंड दिस h म्यू इज ग्रेटर देन Eg, जो बैंड गैप एनर्जी होती है Eg उससे बड़ी है। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर एक्सेस कैरियर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। उस एक्सेस कैरियर को हम क्या बोलते हैं, फोटो जनरेशन। बेसिकली हम फोटोन इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, और फोटोन से एनर्जी जो है ये इसके अंदर ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको बॉन्ड को टूट के बाहर आ जाता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिल गई है उसको। अब अगर मुझे मेजर करना हो तो कैसे हम मेजर करेंगे, जरा देखिए। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक एमीटर कनेक्ट करेंगे, जरा देखिएगा किस तरह से आप इसको मेजर कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास कोई बैटरी है, स्मॉल मैंने बैटरी लगाई है, मैं नहीं चाहता ये इक्विलिब्रियम से दूर जाए, मतलब इसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया, और ये मैंने एमीटर रखा है। तो हमने क्या देखा, सुनिए, हमने देखा ये मेरे पास म्यू फ्रीक्वेंसी थी, और ये मेरे पास करंट था। ये जो लाइट हमने डाली है, अगर ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से लेस थी, तब तक जो करंट आएगा वो बहुत ही स्मॉल आएगा, जिसको हम डार्क करंट बोलते हैं, डार्क करंट, मतलब बहुत ही कम करंट है ये। और इसके बाद क्या होगा, जैसे आपने मान लीजिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक उससे हायर फ्रीक्वेंसी आपने डालना शुरू कर दिया, जो लाइट डाल रहे हो वो उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है, तो उससे क्या होगा, एकदम से आपका जो करंट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट एकदम से राइज करेगा भाई, कुछ इस तरह का आएगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आपने डाला तो करंट आपका एक बढ़ जाएगा और एक नई वैल्यू पे सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो नई वैल्यू है ये क्या है, ये इसमें करंट देखो ज्यादा हो गया। करंट ज्यादा होने का मतलब कैरियर ज्यादा हो गया, सीधी बात है, ठीक है। तो यहां पे कुछ एक्स्ट्रा कैरियर बन चुके हैं। तो ये जो करंट है, ये करंट आप देखिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद आपका एक करंट इंक्रीज हुआ है और इस तरह का फ्लो होने लग गया। इसका मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आया, एक्सेस कैरियर आया, ठीक है। और इस रीजन में एक्सेस कैरियर की जो जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन रेट है वो बराबर है, वो स्टेडी स्टेट फिर से अचीव हो गई है। मतलब जितना ऊपर से गिर रहा है पानी उतना ही नीचे जा रहा है फिर से।
जितना बढ़ना था वो बढ़ लिया, बढ़ने के बाद और नहीं बढ़ना, क्योंकि उसके बाद जितना अंदर आ रहा है उतना ही फिर बाहर जा रहा है, तो एक लेवल सेट हो गया, फिर उसके बराबर आ गया। ठीक है, ये मेरे पास करंट आ जाएगा। इस तरह का हम इसको मेजर भी कर सकते हैं कि एक्सेस कैरियर आ गया। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूं, जो आप ऊपर से लाइट डाल रहे हो, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दूं तो जो करंट की जो वैल्यू है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो, सोचिए घटा रहे हो थोड़ी इंटेंसिटी, तो करंट आपका एक डिफरेंट लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर बढ़ा रहे हो इंटेंसिटी तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आपकी इंटेंसिटी आपका ये करंट जो है ये कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप जो देखिए इस फ्रीक्वेंसी के बाद आपके एक्सेस कैरियर बनना स्टार्ट होंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटो जनरेशन। इसको हम बोलते हैं फोटो जनरेशन। अगर इसको बैंड डायग्राम से मैं दिखाऊं तो बैंड डायग्राम से मैं ये बोल सकता हूं, जरा देखिए, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। ठीक है, तो जो एनर्जी मिली है वो एनर्जी यहाँ पे एक खाली होल छोड़ देगी और उस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले आएगी। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये है h-μ1 फ्रीक्वेंसी। अगर सोचिए μ1 फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दी तो यहाँ पे जो होल बचेगा उससे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो h-μ2। μ2 इज ग्रेटर देन μ1। मैंने क्या किया है? हायर फ्रीक्वेंसी रखी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया है, बट इसके बाद थोड़ी इससे ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैंने हायर फ्रीक्वेंसी का लगाई है। अच्छा, ये जो h-μ1 या h-μ2 जो होना चाहिए, h-μ1 इज लेस देन h-μ2, ये है। बट ये जो दोनों है ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर होने चाहिए दोनों। किससे? Eg से। बैंड गैप जो है ना Eg, जो ये गैप है इससे बड़ा ही होना चाहिए, ये ध्यान देना भाई, तभी आपका ये इस तरह से एक्सेस कैरियर बनेंगे। ठीक है, मतलब जो थर्मल जनरेशन थी वो तो थी, थर्मली जो जनरेटेड थे वो तो थे ही थे, एक्स्ट्रा और आ गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो जनरेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आइए, फोनोन जनरेशन। अब फोनोन जनरेशन क्या होता है? ठीक है, इससे बेसिकली एक इलास्टिक वेव बनती है। वो कैसे? फोनोन क्रिएशन होता है। जरा देखिए फोनोन जनरेशन। अब फोनोन जनरेशन समझते हैं। फोनोन जनरेशन, अब ये क्या होता है दोस्तों? सुनिए, बेसिकली इसमें क्या होता है, जब एक्सटर्नली आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हो सेमीकंडक्टर का, तो उससे भी एक्सेस कैरियर बनते हैं। जरा देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या है? बेसिकली सिलिकॉन के बॉन्ड बने हुए हैं, सिलिकॉन ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें 2D में अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कुछ इस तरह का डायग्राम है। ठीक है, और ये जो सिलिकॉन एटम है ये सराउंडिंग के ऐसे 4 सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना रखे हैं इसमें। ठीक है, और ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे डले हुए, ये बॉन्ड बने हुए हैं अभी। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा बॉन्ड बना रही है, और हर सिलिकॉन अपने ऐसे सराउंडिंग के 4 के साथ अपना बॉन्ड बना के रखेगा। ठीक है, यहाँ पे भी इसने बॉन्ड बना रखे। ठीक है, इस तरह के बॉन्ड बने हुए हैं दोस्तों। अब सुनिए, इसमें बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड में ऐसे 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा सुनो, जब आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो इनमें एटॉमिक वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो एटम है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप सोचिए, अगर कोई धागा बंधा हुआ है और 2 एंड पे बंधा हुआ है, कोई धागा ले लो आप और उसको 2 एंड पे बांध दो, और इन दोनों में वाइब्रेशन स्टार्ट कर दो, इसको हिलाना डुलाना स्टार्ट कर दो और इसको भी हिलाना डुलाना स्टार्ट कर दो, ऊपर नीचे इनको वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दो, तो उससे क्या होगा? इस धागे के अंदर वेव्स क्रिएट हो जाएंगे। ये जो धागा है इसके अंदर एक अजीब सी वेव क्रिएट हो जाएगी, तो इसके अंदर वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो होंगे धागे के, उनको एनर्जी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपने बढ़ाते ही चले गए वाइब्रेशंस को, वाइब्रेशन क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ऑफ हीट। आप क्योंकि हीट करते जा रहे हो, उससे वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसके ये वाइब्रेशन जो है, इतने ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएंगे, एटॉमिक वाइब्रेशन, और उससे जो वेव बनेगी वो इतने हाई एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड इतना बढ़ना हो जाएगा कि ये टूट जाएगा, बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे अलग हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हुआ है, जो मेरा एक्सेस कैरियर जो बनेगा वो आपका पैदा हो जाएगा। समझ आया? इस एक्सेस कैरियर को हम क्या बोलते हैं? फोनोन जनरेशन। ठीक है, ये फोनोन क्रिएशन की वजह से होती है, फोनोन क्रिएट होते हैं उसकी वजह से होती है। आप कह सकते हो इलास्टिक वेव आपकी बन जाएगी, और उसकी जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा एक पॉइंट पे हो जाएगी कि वो टूट जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको बोला जाता है फोनोन जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला है हमारे पास फोनोन जनरेशन के बाद, वो है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरे पास इम्पैक्ट आयोनाइजेशन।
इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब ये क्या होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन? ये जरा देखिए, मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है और मैंने क्या किया, मैंने इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा। मेरे पास मान लीजिए ये कोई सेमीकंडक्टर है और मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, तो मैंने क्या किया जरा देखिए, मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया इस पे, ठीक है भाई। ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से ऑब्वियसली इसके अंदर क्या आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, ड्रिफ्ट करंट बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से मेरे पास ड्रिफ्ट करंट बनता है। अगर आप करंट का एक्सप्रेशन देखें, करंट वर्सेस वोल्टेज, अगर वोल्टेज और करंट का अगर आप देखोगे तो आपको कुछ मे बी अगर आपको ध्यान हो तो कुछ इस तरह का हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, ठीक है। इस तरह की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी। ये जो एक्स्ट्रा जो करंट आ रहा था, ये इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से आ रहा था, जो एक्स्ट्रा अलग से इंक्रीज हो रहा था, ये था ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब ये क्या होता है जरा देखिए, ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब जरा देखिए किसकी वजह से कैसे आता था ये। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाओगे, सोचिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी तो उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट है वो भी बढ़ता चला जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी खासकर। तो इसका मतलब जो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो जो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। अब सोचिए मेरे पास सिलिकॉन ऐसे मान लीजिए मेरे पास ये बोन्ड बने हुए हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब जरा इस केस में आप जरा समझिएगा क्या होगा। ये जो सिलिकॉन है ये सराउंडिंग के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बॉन्ड बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ, अब उसके पास कोई खतरनाक वाली वेलोसिटी है उसके पास। सोचिए क्यों खतरनाक वाली वेलोसिटी है, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है इधर से इधर, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन उधर एक्सेलरेट होगा। ये इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया आपने, इतना पोटेंशियल हाई कर दिया कि इसके पास जो एनर्जी बनेगी वो काफी हाई हो जाएगी ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हाफ mv², वो काफी ज्यादा होगी। और जैसे ये बॉन्ड से टकराएगा तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो सिलिकॉन के जो एटम होंगे उनके अंदर जो बॉन्ड बना हुआ मेरा, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन टकराया, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों ही अलग हो गए, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। इसका मतलब, और ये इलेक्ट्रॉन तो अलग रहा ही, इसका मतलब इसको बोलते हैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। मतलब खुद भी अलग रहा और इसके बाद इतनी एनर्जी थी कि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को भी अलग कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, जो कैरियर है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। एक चीज दो को तोड़ रही है, आप समझिए, ठीक है। अच्छा, ये फर्दर आगे वाले दो इलेक्ट्रॉन को फर्दर और ब्रेक, मतलब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये फर्दर दो को तोड़ देगा, ये फर्दर दो को तोड़ देगा आगे चल के, तो एक तरह से चेन रिएक्शन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से जो एक्सेस कैरियर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और आप देख सकते हो ये ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन होता है। करंट आपका बढ़ेगा फिर बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे एक पॉइंट के बाद करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। उम्मीद है आपको ये समझ आया कि इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया था कि क्या हमारे पास मतलब जनरेशन कैसे होता है, तो वो चीज़ हमने देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन के भी हमारे पास 2-3 तरीके हैं, और वो कौन कौन से हैं जरा देखिए। अब आते हैं रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन में हम 2-3 तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहला है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, नंबर 2 जो है वो है SRH रिकॉम्बिनेशन। SRH रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, शॉकले रीड हॉल, शॉकले रीड हॉल, ये 3 बेसिकली नाम है बेसिकली, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था, तो शॉकले रीड एंड हॉल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ओजर रिकॉम्बिनेशन।
आउजर रिकॉम्बिनेशन। चलिए अब जरा एक एक को समझते हैं। रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन जो होता है ये केवल डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में होता है, ये आपका डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में होता है। देखो रिकॉम्बिनेशन, एक मिनट, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर। अब डायरेक्ट सेमीकंडक्टर आपको मैंने बता चुका हूं, एक होता है इनडायरेक्ट सेमीकंडक्टर, एक होता है डायरेक्ट सेमीकंडक्टर, ठीक है। डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में होता है, और ये स्पॉन्टेनियस टाइप होता है, ये स्पॉन्टेनियस टाइप होता है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास वैलेंस बैंड है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। सोचिए इलेक्ट्रॉन सब मेरे यहां पे है कहीं, तो सबसे पहले तो वो क्या होगा, वो कंडक्शन बैंड में इस लेवल पे आएगा, अपनी जो एनर्जी है उसको हीट की फॉर्म में वेस्ट करेगा और यहां पे आ जाएगा, और उसके बाद ये जो होल है इसके साथ वो रिकम्बाइन करेगा डायरेक्ट टाइप, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में ऐसा होगा। और यहां से आपकी एक लाइट निकलेगी, ठीक है, एच न्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये है मेरा रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। सोचिए इलेक्ट्रॉन अगर पहले से यहां पे बैठा हुआ है तो कुछ नहीं, तो सीधा सीधा यहाँ पे होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, और यहां से आपकी लाइट जो है वो एमिट करेगी एच न्यू फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, सिंपल फंडा, ठीक है भाई। तो इस तरह से मेरे पास रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन होता है, और ये कहां पे होता है, डायरेक्ट सेमीकंडक्टर में होता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शॉकले रीड होल, शॉकले रीड होल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक और डिफेक्ट लेवल होता है इसमें, मतलब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के मिडिल में, समवेयर मिडिल में ही होता है, ठीक है। इसको एसआरएच रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, एसआरएच रिकॉम्बिनेशन, जरा देखिए इसमें क्या होता है। एसआरएच रिकॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, ये मेरा मान लीजिए वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, यहां पे एक डिफेक्ट लेवल होता है दोस्तों, इंप्योरिटी लेवल आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको एनर्जी ट्रैप भी बोलते हैं, बेसिकली ट्रैप्स होते हैं ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे वो क्या होता है, सबसे पहले आपका वो यहाँ पे आता है, ठीक है, सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ पे आएगा, और इसको जो एनर्जी है इसको वेस्ट करेगा या तो फोनोन में या फोटोन में, ठीक है, या तो फोनोन में या फिर फोटोन में। अब ये यहां से वापस भी जा सकता है, यहाँ पे जम करके उल्टा भी जा सकता है, या फिर यहां से नीचे भी आ सकता है, होल में रिकम्बाइन हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये फोटोन या फोनोन में जाएगी, फोनोन या फिर फोटोन में चली जाएगी, ठीक है, या फिर वापस भी जा सकता है इसमें। तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो रेडिएशन होता है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, ठीक है। मतलब मैं आगे चल के इसके बारे में और बताऊंगा, एनर्जी ट्रैप्स जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह का इसमें बेसिकली हमारा प्रोसेस होता है। एसआरएच रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली एक ट्रैप होता है, बस बीच में एक डिफेक्ट लेवल होता है। तो जब भी इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें इस तरह का प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, एसआरएच रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए आउजर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। आउजर रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, आउजर रिकॉम्बिनेशन, ये जरा देखिए, आउजर मैं यहां पे लिख देता हूं, AUGER। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें 3 कैरियर की जरूरत पड़ेगी। इसमें 3 कैरियर इन्वॉल्व होते हैं, 3 कैरियर, इसमें 3 कैरियर इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास वैलेंस बैंडेज है, ठीक है, और ये मेरे पास कंडक्शन बैंडेज है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था, जरा देखिएगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था उसने अपनी एनर्जी दे दी, मतलब ये होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, और ये जो एनर्जी आएगी ये कोई लाइट में नहीं जाएगी, ये एनर्जी किस में जाएगी, जो यहां पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन बैठा होगा उसको उसने एनर्जी वापस कर दी है, और उससे ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। ये एनर्जी जो थी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दी, मतलब तीसरे कैरियर को दे दी इसने, और उससे तीसरे कैरियर की एनर्जी जो है वो बढ़ गई। अब क्या करेगा ये तीसरा कैरियर, ये वापस अगर यहाँ पे आ रहा है तो क्या करेगा, ये अपनी कुछ हीट की फॉर्म में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा हुआ है तो ये कुछ अपनी हीट की फॉर्म में उसको वेस्ट करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट करेगा, और उसके बाद फिर से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है मेरा आउजर रिकॉम्बिनेशन। मतलब आउजर रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो एनर्जी निकलती है रिकॉम्बिनेशन से वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में नहीं जाती, वो रेडिएटिव नहीं होता, ठीक है, वो तीसरे कैरियर के पास चली जाती है।
जैसे इलेक्ट्रॉन को मिल गई है वो, और उससे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाएगी और फिर वो हीट की फॉर्म में वापस वेस्ट होकर वापस उसी लेवल पे फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किस तरह से हमारा ये ऑजर रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया ऑजर रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जनरेशन के क्या प्रोसेस हैं और रिकॉम्बिनेशन के क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, अब अपने को जो समझना है वो समझना है एक्सेस कैरियर की जनरेशन रेट क्या होगी और रिकॉम्बिनेशन रेट क्या होगी। अगर अपने को ये समझ आ गया तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, उसको हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको दो तीन चीजें डिफाइन किया, एक बताया मैंने जीएन प्राइम और एक बताया जीपी प्राइम। ये क्या था बताओ जरा। दिस इज द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन, और ऐसे ही रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी होगा आर एन प्राइम। ठीक है ना, और ये बराबर होगा, ध्यान दीजिएगा ये बराबर होगा। ठीक है, अंडर स्टडी स्टेट सिमिलरली रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन भी बराबर होगा और वो भी इनके बराबर, वो भी इन्हीं के बराबर होगा। ठीक है, तो अंडर स्टडी स्टेट वो भी बराबर होंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब जरा समझते हैं कि किस रेट से रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मुझे ये समझना है सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैं इसको कैसे देखूं। सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे ये समझ आ गया तो फिर मैं रिकॉम्बिनेशन रेट या फिर जनरेशन रेट को समझ सकता हूं, किस रेट से मेरे इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं या होल चेंज हो रहे हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब ये कैसे देखेंगे दोस्तों, सुनिए, मैं ये बोल सकता हूं कि आप ये देखिए कि किस रेट से जनरेट हो रहे हैं और किस रेट से रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो वो जो एक दूसरे के अंदर माइनस कर दो, जनरेशन रेट माइनस रिकॉम्बिनेशन रेट कर दो, जो डिफरेंस आएगा उस रेट से चेंज होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो देखना अगर हो मुझे, तो किस रेट से जनरेट हो रहे हैं किस रेट से रिकम्बाइन हो रहे हो, वो माइनस कर दो एक दूसरे से। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो बनेगा इलेक्ट्रॉन का, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मुझे ये देखना हो तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की क्या कंसंट्रेशन है, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, होल की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। किस रेट से इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होंगे वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं और कितने होल हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने वो रिकम्बाइन भी ज्यादा होंगे फिर, और जितने होल होंगे होल के साथ तो रिकम्बाइन होना है, सीधी बात है, तो होल के भी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, तो अगर मैं यहां पे ये लिखूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, किस रेट से थर्मली जनरेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो मान लीजिए अल्फा आर एन आई स्क्वायर, क्योंकि थर्मली जनरेटेड है तो इलेक्ट्रॉन और होल बराबर ही होंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया मैंने। इस रेट से मान लीजिए जनरेट हो रहे हैं, इसमें से माइनस कर दो किस रेट से वो रिकम्बाइन हो रहे हैं। ठीक है, और वो अल्फा आर मेरा क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और एन टी इंटू पी टी, ये मेरा रिकॉम्बिनेशन रेट हो गया। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन एन टी, कंसंट्रेशन ऑफ होल इज पी टी, तो एन टी इंटू पी टी ये होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा स्टडी स्टेट में ये जीरो होगा, स्टडी स्टेट में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, स्टडी स्टेट आ गया ना, तो उस केस में जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन रेट बराबर होगा। ठीक है, तो जो मैं आपको पहले बता रहा था ना जनरेशन रिकॉम्बिनेशन रेट बराबर होगा, वो स्टडी स्टेट में होगा। ठीक है, अदरवाइज जिस टाइम बदलाव हो रहा होगा उस टाइम ये थर्मली जनरेटेड जनरेशन रेट है, थर्मल ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, और ये मेरा रिकॉम्बिनेशन रेट है, तो मैंने माइनस कर दिया। तो अगर मैं यहां से देखूं कि किस रेट से मेरा इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा आर एन आई स्क्वायर माइनस एन टी इंटू पी टी, ये बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये बनेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं एक्सेस कैरियर की, कि किस रेट से एक्सेस कैरियर चेंज होंगे। अब जरा बताइए, अगर मान लीजिए मैं नॉन इक्विलिब्रियम का केस ले रहा हूं, नॉन इक्विलिब्रियम, अगर मैं नॉन इक्विलिब्रियम का केस ले लूं दोस्तों, तो मैं ये बोलूंगा n विल बी इक्वल टू n नॉट प्लस डेल्टा एन, एंड p विल बी इक्वल टू p नॉट प्लस डेल्टा p।
डेल्टा एन और डेल्टा पी तो बराबर ही होंगे, तो इसको मैं फर्दर पी नोट प्लस डेल्टा एन भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एन और इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे नॉन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं डी एन बाई डी टी निकालूं, इसका जो डेरिवेटिव आएगा तो जीरो आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी डेल्टा एन बाई डी टी, सही बात है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ये मैं मान रहा हूं कि ये टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैं लाइट को एमिट कर रहा हूं, सोचिए, ठीक है। तो उसकी वजह से ये तो कांस्टेंट रहेगा, बट एक्सेस कैरियर एक्स्ट्रा आपको अलग से बनेगी। तो मैं यहां से अगर डी एन बाई डी टी निकालूंगा तो डी डेल्टा एन बाई डी टी बन जाएगा। अब वापस आइए यहाँ पे, अब ये इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ डी डेल्टा एन बाई डी टी विल बी इक्वल टू, इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, विल बी इक्वल टू अल्फा आर इंटू एन आई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ जरा, एन नोट इंटू पी नोट, एन नोट इंटू पी नोट माइनस एन टी। इलेक्ट्रॉन कैसे चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये है, एन टी इज एन नोट प्लस डेल्टा एन इंटू पी टी, पी नोट प्लस डेल्टा पी। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए क्या बन गया, और ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस कैरियर। ध्यान से देखो, शुरुआत में रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस कैरियर। ये बन जाएगा डी डेल्टा एन बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेस कैरियर विल बी इक्वल टू अल्फा आर इंटू एन नोट पी नोट माइनस, बोलिए अगर मैं प्रोडक्ट लूं इसका तो ये बनेगा एन नोट पी नोट माइनस, अच्छा ये डेल्टा एन है, ये भी डेल्टा एन ही है, ठीक है। तो इसको डेल्टा एन कर लो, इसको भी डेल्टा एन कर लो, एक ही बात है। तो मैं लिख लेता हूं माइनस, आप इसको लिख लो डेल्टा एन इंटू डेल्टा पी, ऐसे लिख लो, चलो बाद में देख लेंगे। डेल्टा एन डेल्टा पी माइनस एन नोट डेल्टा पी माइनस पी नोट डेल्टा एन। एक बार देख लीजिए दोस्तों, सही लिखा है। एक बार प्रोडक्ट को जरा देखिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ जी, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट मैंने ठीक लिखा है, ठीक है। अब ये तो कट गया, ठीक है। अब सुनिए, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी डेल्टा एन बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा आर। एक काम करता हूं, डेल्टा पी की जगह डेल्टा एन ही कर देता हूं, बिकॉज डेल्टा पी और डेल्टा एन तो बराबर होंगे, जो एक्सेस कैरियर इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल बनेंगे। तो इसका मतलब डेल्टा एन और डेल्टा पी को मैं बराबर कर देता हूं, और डेल्टा एन एक डेल्टा एन बाहर निकाल लेता हूं। मैं डेल्टा एन में क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि इधर डी डेल्टा एन बाई डी टी है, मैं चाह रहा हूं जो वेरिएबल है मेरे वो सेम आ जाए दोनों तरफ। तो अगर मैं इनमें से डेल्टा एन कॉमन ले लूं तो अंदर देखिए क्या बनेगा, अंदर बनेगा यहां पे एक मिनट, हाँ तो बताइए जरा क्या बनेगा यहां पे बनेगा, और माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पे क्या बनेगा, डेल्टा एन है, ये भी डेल्टा एन है, तो एन नोट प्लस पी नोट प्लस डेल्टा पी। आप एक बार चेक कर लीजिए भाई, मेरे हिसाब से ये बनेगा, ठीक है। तो मुझे पता चल गया क्या, डी डेल्टा एन बाई डी टी विल बी इक्वल टू, किस रेट से मेरे एक्सेस कैरियर चेंज होंगे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस अल्फा आर डेल्टा एन इंटू, बोलिए एन नोट प्लस पी नोट प्लस डेल्टा पी, ये बनेगा दोस्तों, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं मान लूं कि मेरे पास कोई पी टाइप मटेरियल है, सोचिए, या एन टाइप मान लो, पी टाइप मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पी टाइप मटेरियल है, सोचिए कि मटेरियल मेरे पास पी टाइप है, तो इसका मतलब मैं बोलूंगा कि पी नोट इज मच मच ग्रेटर देन एन नोट, ठीक है, ये काफी होगा। और दूसरी बात, मैं लो इंजेक्शन लेवल ले रहा हूं। लो इंजेक्शन लेवल का क्या मतलब है, लो इंजेक्शन लेवल, लो इंजेक्शन लेवल का मतलब है कि जो मैं एक्सेस कैरियर डाल रहा हूं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो काफी लो है, जो एक्सेस कैरियर अलग से इंजेक्ट हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन काफी लो है। लो इंजेक्शन लेवल का ये मतलब है। इसका मतलब अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डेल्टा पी इज मच मच लेस देन पी नॉट, मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, ठीक है भाई। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिख रहा हूं। तो आप बताइए, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा एन आएगा, डेल्टा एन बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू, क्या बन जाएगा बताओ जरा, यहां पे माइनस अल्फा आर डेल्टा एन इंटू, बोलिए दोस्तों यहां पे क्या बनेगा,
पी नोट एन नोट से काफ़ी बड़ा है और डेल्टा पी से भी काफ़ी बड़ा है, तो सिंपली मैं इसको पी नोट ही लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, तो ये तो बहुत ही आसान केस बन गया हमारे लिए। ठीक है, तो यहां से ये बन गया डी डेल्टा एन बाई डी टी प्लस, इसको इधर ले आओ, एल्फा आर पी नोट डेल्टा एन, कुछ इस तरह का बन गया दोस्तों, इक्वल टू 0। अब बताओ, यहां से डेल्टा एन की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू, डेल्टा एन जो आएगा वो क्या बनेगा, जरा देखिए, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है, देखिएगा, अगर मैं डेल्टा एन को निकालूं टाइम के साथ, कि टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको लैपलेस डोमेन से, टाइम का फंक्शन है ये, तो अगर इसको लैपलेस डोमेन से कन्वर्ट करके और आप जब इसको सोल्व करोगे तो बनेगा डेल्टा एन जीरो, जीरो इंस्टेंट पे टाइम पे क्या था, ई की पावर माइनस अल्फा आर पी नॉट इंटू टी, ये बन जाएगा दोस्तों। और इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एन नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ एन। नाउ दिस टाउ एन इज, ये टाउ एन क्या है, इट इज द लाइफ टाइम ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देख रहा हूं ना, माइनॉरिटी कैरियर, क्योंकि पी टाइप लिया मैंने, तो पी टाइप है तो मैं एन की कंसंट्रेशन देख रहा हूं, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देख रहा हूं, तो पी टाइप में तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होंगे, तो आप ये बोल सकते हो डेल्टा एन इज लाइफ टाइम ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर, एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर का लाइफ टाइम है ये। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से जो टाउ एन बनेगा दैट विल बी इक्वल टू एल्फा आर इंटू पी नोट। ठीक है भाई, नहीं 1 अपॉन एल्फा आर पी नोट बनेगा भाई, क्योंकि नीचे है ना ये, देखो ऊपर है ये, तो 1 अपॉन में कर दीजिए। ठीक है, या फिर इसका इन्वर्स ले लीजिए, मैं इसको सिंपली इसके इन्वर्स से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इन्वर्स से दिखा दीजिए। ठीक है, तो समझिए भाई कि किस तरह से मेरे पास जो माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर है वो कैसे टाइम के साथ बदलेंगे। ठीक है, तो वो मुझे पता चल गया यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसकी वैल्यू का आगे हम यूज़ करेंगे। चलिए दोस्तों, एक स्टेप और आगे चलते हैं और नेक्स्ट अब जरा देखते हैं रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, किस रेट से रिकम्बाइन होंगे एक्सेस कैरियर का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मुझे ये देखना है, और माइनॉरिटी कैरियर का देखना है, क्योंकि जिस रेट से माइनॉरिटी कैरियर रिकम्बाइन होगा उसी रेट से मेजॉरिटी कैरियर भी रिकम्बाइन होगा। बिकॉज आप खुद सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन को होल के साथ ही तो रिकम्बाइन करना है, तो जिस रेट से इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन होगा उसी रेट से तो होल भी रिकम्बाइन होगा ना। तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेस कैरियर विल बी इक्वल टू, किस रेट से जो माइनॉरिटी कैरियर है ये कम हो रहा है, बस ये बन जाएगा रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और ये क्या बनेगा बताओ जरा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है डेल्टा एन टी क्या है, मुझे ये पता है, अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, डेल्टा एन टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एन नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ एन, यही तो है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं डी डेल्टा एन टी बाई डी टी, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एन नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ एन इंटू माइनस अपॉन टाउ, ये बन जाएगा दोस्तों। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस डेल्टा एन, ये क्या बनेगा डेल्टा एन टी बन जाएगा ना बाई टाउ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो ये वैल्यू बनेगी, किस रेट से चेंज हो रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन चाहिए माइनॉरिटी कैरियर का, वही मेरे पास रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल आएगा, ध्यान देना भाई, वही मेजॉरिटी कैरियर का आएगा, वो बनेगा, इसके आगे माइनस लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा एन टी बाई टाउ एन, या सिंपली आप इसको लिख सकते हो डेल्टा एन बाई टाउ। ठीक है, होल का भी अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे टाउ पी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं, डेल्टा पी बाई टाउ पी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डाउ पी क्या बन जाएगा, वो होल का रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम, होल का लाइफ टाइम बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये निकालेंगे भाई, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं आर पी मेजॉरिटी एक्सेस कैरियर का अगर रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन निकालना चाहूंगा तो वो बनेगा डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एन टाउ पी,
या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एन बाई टाउ पी, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। टाउ पी इज द लाइफ टाइम ऑफ एक्सेस कैरियर, होल का जो एक्सेस कैरियर, जो मेजोरिटी एक्सेस कैरियर थे उनका जो लाइफ टाइम है वो है टाउ, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये जो रिकॉम्बिनेशन रेट है ये समझ आई कि ये क्या होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चल के इसका हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जो टाउ एन है वो हमारे पास क्या आया था बताओ जरा, वो था अल्फा आर इंटू पी नोट, पी नोट एक्सेस कैरियर थे, ध्यान देना उसका इनवर्स। ऐसे अगर मैं टाउ पी निकालूंगा तो ये टाउ पी कब यूज होता है, जब एन टाइप मटेरियल आ जाए। तो एन टाइप में फिर होल क्या बन जाएंगे, माइनॉरिटी बन जाएंगे, और मुझे माइनॉरिटी कैरियर का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन चाहिए होता है, क्योंकि जो माइनॉरिटी कैरियर का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आएगा, माइनॉरिटी कैरियर एक्सेस कैरियर, माइनॉरिटी एक्सेस कैरियर जो होते हैं उनका जो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन आएगा वही फिर मेजॉरिटी का भी बन जाएगा। सीधी बात है ना, होल भी तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही कंबाइन करेंगे ना, तो जो होल का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन होगा वही इलेक्ट्रॉन का भी होगा, होल इलेक्ट्रॉन के साथ ही तो रिकम्बाइन करेंगे। तो पॉइंट को समझिए, ये जो बनेगा ये बन जाएगा ए आर इंटू एन नोट। अगेन ए आर जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जैसे अल्फा आर था वैसे ए आर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या आएगी, ये कब यूज करेंगे, ये पी टाइप में यूज करेंगे, क्योंकि पी टाइप में एन जो होता है माइनॉरिटी होता है। ये कब यूज करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन टाउ पी का जो ये है, ये एक्सप्रेशन ये कब यूज करेंगे, जब आपका एन टाइप मटेरियल होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारा एक्सेस कैरियर का रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, और एक्सेस कैरियर का मीनिंग क्या होता है, वो कैसे एक्सेस कैरियर हमारे बनते हैं। तो अब चलिए, अब हम समझते हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं, और वो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन की। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन ही आपको एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएगी। मतलब अंडर नॉन इक्विलिब्रियम जो एक्सेस कैरियर जो मूव करते हैं, जो ड्रिफ्ट डिफ्यूजन होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है उनका, उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब उसको समझने के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हम ईएमएफटी में भी पढ़ते थे, और इसको हम चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन बोलते थे। चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन। अब जरा देखिए, पहले मैं आपको ईएमएफटी वाला कंसेप्ट ही समझा रहा हूं कि ईएमएफटी में हमने कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो पढ़ी है वो क्या, उसका क्या कंसेप्ट था, उसको हमने कैसे देखा था, और उसके बाद फिर हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का, उसको हम समझेंगे, हमारे यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा बेसिक से शुरू करें। मान लीजिए मैं क्या किया, मैंने कहीं से चार्ज पकड़े, कहीं से एक जगह पकड़ के, और एक सोचिए कहीं पे मैंने रख दिए, सोचिए यहाँ पे मैंने कहीं पे बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे रख दिए, मैं कहीं पकड़ के लाया और उनको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे खासे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। अब चलिए, अब जरा देखिएगा, अब अगर मैं इसके चारों ओर यहाँ पे एक कोई इमेजनरी कोई क्लोज्ड सरफेस ले लूं, ऑब्वियसली ये रिपेल करेंगे तो इससे क्रॉस होंगे, क्या कहते हैं, ये सारा का सारा जो चार्ज है ये क्रॉस होगा, इससे क्रॉस होगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहां पे स्मॉल सरफेस ले लूं, जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए मैंने यहां पे कोई स्मॉल सरफेस ले लिया, उस सरफेस से कोई करंट बाहर आ रहा है, ठीक है, उस सरफेस से कोई करंट बाहर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे चार्ज कंजर्वेशन लगाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर करंट डेंसिटी मान लीजिए JS है, सरफेस करंट डेंसिटी मान लीजिए JS है, तो मैं ये बोल सकता हूं इस स्मॉल सरफेस से जो करंट बाहर आएगा वो आएगा J.ds। क्या कहते हैं, ये इस स्मॉल सरफेस से बाहर करंट आएगा, बाहर की तरफ इतना करंट, स्मॉल करंट निकलेगा, और ये किसके बराबर होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू किस रेट से अंदर का जो चार्ज है वो चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये करंट है ना, तो ये भी करंट बनना चाहिए, और करंट क्या होता है, dq/dt। किस रेट से अंदर का चार्ज जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि अंदर का चार्ज जो कम होगा तभी तो बाहर निकलेगा करंट, दैट मस्ट बी इक्वल टू किस रेट से चार्ज बाहर आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, कितना करंट बाहर आ रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू किस रेट से अंदर का चार्ज कम हो रहा है। सही बात है। अब क्योंकि ये तो काफी बड़ा सरफेस है, मुझे तो पूरे में देखना है, तो इसको क्लोज्ड सरफेस लगाओ।
तो टोटल पूरे क्लोज्ड सरफेस में से जो करंट बाहर आएगा दैट मस्ट बी इक्वल टू किस रेट से अंदर का चार्ज कम हो रहा है। सिंपल सी बात है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब सुनिए, मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, इसको मैं वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकता हूं। और वॉल्यूम इंटीग्रल में अगर मैं चेंज करूंगा तो ये बनेगा डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी, एंड ये बन जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल। मैंने डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं रो वी डी वी, ठीक है। और ये भी मेरा वॉल्यूम इंटीग्रल है दोस्तों, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल, इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रल है, ठीक है। अब जरा देखिए यहां से, तो ये भी वॉल्यूम, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूंगा तो यहां से सीधा सीधा लिख सकता हूं डाइवर्जेंस ऑफ जे मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी रो वी बाई डी टी। बोलिए दोस्तों, समझ आएगा आपको? यहां से मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज नोन एज चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। जरा देखिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। सोचिए, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल ब्लॉक है, मान लीजिए मेरे पास कोई मेटल ब्लॉक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं, सोचिए अगर उसमें जितना करंट इधर से एंटर कर रहा है उतना ही करंट इससे बाहर जा रहा है। सोचिए, जितने कैरियर इधर से एंटर कर रहे हैं उतने ही कैरियर अगर इधर से बाहर जा रहे हैं, तो क्या अंदर का रो वी बदलेगा? अंदर की चार्ज डेंसिटी बदलेगी? नहीं जी। इसका मतलब अंदर का जो रो वी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर यहां से एंटर जितना करंट कर रहा है, अगर उतना ही करंट यहां से लीव कर रहा है, आई नोट एंटर किया, आई नोट ही निकल गया, तो इसका मतलब अंदर का जो रो वी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब डी रो वी बाई डी टी क्या बन जाएगा मेरा, जीरो। इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो का क्या मतलब है, डाइवर्जेंस ऑफ जे जीरो होने का क्या मतलब है, इसका मतलब जो रो वी है वो चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, अंदर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट विल रिमेन सेम। इसका मतलब जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर आएगा। और ये क्या है, केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो ये हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा यहां से होता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज कॉन्टिन्यूटी या चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन। अब यही चीज हमारे सेमीकंडक्टर में भी होती है, ठीक है। चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन हम सेमीकंडक्टर में भी लगाते हैं। जरा देखिए कैसे। तो मेरे पास मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर ब्लॉक है दोस्तों, कुछ इस तरह का। मैं इसको 3D में बना रहा हूं, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही बनेगा ये भी। तो मान लीजिए सेमीकंडक्टर ब्लॉक है मेरे पास और कुछ इस तरह का है, जरा देखिएगा। हाँ जी, अब जरा देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, यहां पे x इक्वल टू 0 ले लो, यहां पे x इक्वल टू l ले लो। और ये जो है ये मेरा मान लीजिए dy डायरेक्शन है और ऊपर की तरफ मान लीजिए dz है, ठीक है। ये y डायरेक्शन है, z डायरेक्शन, मतलब x मैं इधर ले रहा हूं, y मैं इधर ले रहा हूं। तो x से y की तरफ जब हाथ घुमाओगे तो z मेरा ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ये सेमीकंडक्टर ब्लॉक है कोई, और मैं इमेजिन कर रहा हूं ये p टाइप है, मतलब मेजॉरिटी में होल है मान लीजिए, 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज कंजर्वेशन इक्वेशन है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब यहां पे चार्ज कंजर्वेशन मत लिखिए, यहां पे कैरियर कंजर्वेशन लिखिए, ठीक है। जरा देखिए कैसे। मैं एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं कैरियर फ्लक्स, कैरियर फ्लक्स। अब ये क्या चीज होती है, कैरियर फ्लक्स इज नंबर ऑफ कैरियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट क्रॉस सेक्शन को 1 सेकंड में कितने कैरियर क्रॉस करेंगे वो उसका फ्लक्स होता है। अब सोचिए, अगर मैं फ्लक्स ऑफ होल की बात करूं, मैं एक्स डायरेक्शन में मान लीजिए कोई यहां पे कोई मैं क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लेता हूं। तो चलिए मैं जरा पेन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सोचिए मैंने यहां पे कोई क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया, कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से देखिए। ये कोई एक्स डिस्टेंस पे मैंने क्रॉस सेक्शन, यहां से कोई एक्स डिस्टेंस है, यहां पे मैंने कोई क्रॉस सेक्शन ले लिया और एक और क्रॉस सेक्शन ले लिया मैंने यहां पे, और इसकी जो डिस्टेंस है ये है x प्लस डी एक्स, ठीक है। मतलब ये जो बीच का गैप है ये मेरा dx लेंथ है। तो मैंने मान लीजिए 2 क्रॉस सेक्शन इसके अंदर अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहां पे एक फ्लक्स होगा और यहां पे एक फ्लक्स होगा, मतलब यहां पे कोई यूनिट एरिया से पर सेकंड कुछ कैरियर इधर आ रहे होंगे, इमेजिन कर लो, और यहां पे भी यूनिट एरिया से कुछ कैरियर उधर जा रहे होंगे पर सेकंड। अब मुझे उनको देखना है, तो जरा देखिए, और उससे मैं कंजर्वेशन लिख सकता हूं उसकी। मान लीजिए यहां पे जो कैरियर का जो फ्लक्स है वो है FPX, P फॉर होल,
एक्स माने एक्स डायरेक्शन में है और ये एक्स मतलब इस पोजीशन पे है, और यहां पे जो फ्लक्स है वो है एफ पी एक्स एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि मैं थोड़ा डी एक्स लेंथ आगे आ गया हूं। यहां पे जो कैरियर है, जो फ्लक्स है वो ये है। तो अब सोचिए, मैं मान के चल रहा हूं कि कैरियर फ्लक्स बराबर नहीं है, होल का जो फ्लक्स है वो यहां पे और यहां पे बराबर नहीं है, और मैं इमेजिन कर लूं क्या कि एफ पी एक्स जो एक्स पोजिशन पे है और जो एफ पी एक्स जो एक्स प्लस डी एक्स पोजिशन पे है, ये वाला जो फ्लक्स है ये इस फ्लक्स से बड़ा है। मतलब पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पे जो एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, उसमें से जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो ज्यादा है यहां से जो फ्लक्स आगे जा रहा है उससे 1 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब सोचिए, आने वाले होल जो है, होल का फ्लक्स है ना, ये तो कैरियर फ्लक्स माने होल फ्लक्स है, फिलहाल यहां पे मैं पी टाइप ले रहा हूं। तो अब सोचिए यहां पे इसका मतलब आने वाले होल जो है पर सेकंड यूनिट एरिया से, जो होल यहां पे आ रहे हैं वो ज्यादा है यहां वाले होल से, जो यहां पे 1 सेकंड में यूनिट एरिया से जा रहे हैं उनसे। तो उससे क्या होगा, उससे अंदर का जो होल है वो बढ़ना शुरू कर जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि आने वाले ज्यादा है, जाने वाले कम है, क्योंकि मैंने ऐसा अज्यूम किया है। तो उससे क्या होगा, होल की कंसंट्रेशन मेरी बढ़ती चली जाएगी। होल जो यहाँ पे नंबर ऑफ होल जो है वो टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं जो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सके, तो वो कैरियर कंजर्वेशन इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए जरा इक्वेशन लिखते हैं। तो जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं एफ पी एक्स एट पोजिशन एक्स माइनस एफ पी एक्स एक्स प्लस डी एक्स, ये क्या है बताओ जरा? ये है यहां पे पर सेकंड कितने होल बढ़ रहे हैं यूनिट एरिया में, लेकिन इसका एरिया यूनिट नहीं है, इसका एरिया क्या है, इधर dy है इधर dz है। तो अगर मैं dy dz से मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस सेक्शन से dy dz, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कि इस रीजन में पर सेकंड कितने कैरियर इंक्रीज हुए हैं। तो दैट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कैरियर dx dy dz। अब आप बोलोगे सर ये क्यों लिख दिया? क्योंकि P जो है वो क्या है, वो होल की कंसेंट्रेशन है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने होल है वो है। तो इसका मतलब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या है इसका, इधर है dx इधर है dy इधर है dz। तो इसका जो अंदर का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा dx dy dz। तो P इंटू dx dy dz इज, ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कंसेंट्रेशन को। तो ये क्या है, ये मेरे पास होल है पर सेकंड कितना, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ होल आ गया ये, ठीक है। तो जरा देखिए, मैंने इसको dy dz से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये यूनिट एरिया में से था। यूनिट एरिया में कितने होल इधर से आ रहे हैं कितने इधर जा रहे हैं, तो उनका डिफरेंस जो लेंगे वो यहां पे यूनिट एरिया में कितना होल बढ़ रहा है वो है, पर सेकंड कितना बढ़ रहा है वो है ये। लेकिन मेरा ये एरिया यूनिट एरिया नहीं है, ये कितना एरिया है, dy इधर है dx dz इधर है, तो dy dz इतने ये एरिया है। तो इतने एरिया में पर सेकंड इतने होल बढ़ जाएंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ होल इन दिस रीजन, वो इसके बराबर लिख दिया। लेकिन इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम होता है ये, ठीक है। अब जरा देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा इसको मैं बोथ साइड यहां पे नीचे भी dx से डिवाइड कर दूं और dx से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब आप बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस dp dfx। जरा देखिए, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिए, ये बन जाएगा dfpx बाई dx, कुछ इस तरह का बन जाएगा दोस्तों। माइनस क्यों बनेगा, क्योंकि दिस माइनस दिस होता ना तो पॉजिटिव होता, ये उल्टा है तो इसलिए माइनस बन गया। इंटू dx dy dz इंटू दिस कॉम्पोनेंट मस्ट बी इक्वल टू dp बाई dt इंटू dx dy dz। बोलिए दोस्तों, और ये जो dx dy dz है ये कट गया यहां से, तो यहां से क्या बन गया मेरे पास, यहां से मेरे पास मिल गया dfpx बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस dp बाई dt। ये बन गया दोस्तों, ये मेरे पास है कैरियर कंजर्वेशन इक्वेशन। और ध्यान से देखो, अगर ये वन डायमेंशन है तो ये डेरिवेटिव ले रखा है, इसका मतलब ये क्या है, डाइवर्जेंस। क्योंकि फ्लक्स को मैं वेक्टर क्वांटिटी मान रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ फ्लक्स fpx विल बी इक्वल टू माइनस dp बाई dt। किस रेट से अंदर का जो डेंसिटी है वो चेंज हो रही है, होल डेंसिटी। ये मेरे पास जो पहले आप पढ़ते थे बिल्कुल वही चीज यहां पे आ गई है। वहां पे बस आपकी डेंसिटी होती थी, करंट डेंसिटी, यहां पे क्या है, यहां पे फ्लक्स है, ठीक है। यहां पे पर सेकंड भी आ गया, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखना चाहूं ऑफ, इसको आप देखो ये क्या है, ये तो करंट पर यूनिट एरिया है, करंट पर यूनिट एरिया है।
तो इसको मैं एफ में कन्वर्ट कर सकता हूं, बिकॉज करंट पर यूनिट एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, चार्ज पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। जरा देखो ना, जे क्या होता है, जे इज करंट पर यूनिट एरिया, तो मैं इसको लिख सकता हूं चार्ज पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, क्यू बाई टी लिख दिया ना करंट को। तो अब सर देखो, ये भी तो यही चीज है, ये भी तो यही चीज है, कैरियर पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ध्यान से देखो, तो इधर भी कैरियर डेंसिटी आ रखी है, और अगर इधर आप चार्ज, इसको अगर आप क्या बोल रहे हो, इसको अगर आप बोल रहे हो चार्ज पर यूनिट एरिया पर सेकंड बोल रहे हो, तो इधर भी चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम चीज है, ये वही चीज है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो आपने ईएमएफ में पढ़ी थी, वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी तक आपने इस केस में एक चीज कंसिडर नहीं की, और वो क्या, आपने इस रीजन के अंदर हो सकता है कैरियर और बदल रहे हो, किसकी वजह से, जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से, हो सकता है जनरेशन रिकॉम्बिनेशन की वजह से और बदल रहे हो। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर कुछ कैरियर जनरेट हो रहे हो, ना सिर्फ एक्सेस कैरियर, टोटल ओवरऑल कैरियर जनरेट हो रहे हो, रिकम्बाइन हो रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन का भी कंसिडर करूं, तो मैं यहां से ये लिखूंगा क्या, डी एफ पी एक्स बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू माइनस डी पी बाई डी टी। किस रेट से अंदर का कैरियर चेंज हो रहा है, अच्छा, प्लस यहां पे क्या लिखूंगा बताओ जरा, रेट ऑफ जनरेशन ऑफ होल, क्योंकि मैं होल ले रहा हूं, माइनस रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एन लिख दो, या फिर मेरे पास जो टाउ पी टी लिखा, यहाँ पे पी टी लिखा हुआ है, टाउ पी टी। ठीक है, कुछ इस तरह का भी, एक मिनट, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल है भाई, क्योंकि जनरेशन ऑफ होल है तो रिकॉम्बिनेशन भी ऑफ होल होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, मैंने थोड़ी गलती कर दी यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल। ठीक है, जब देखिए क्या चीज है, मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, मैंने बोला ये तो तब है जब यहाँ पे कोई जनरेशन नहीं है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक है, तब जितना फ्लक्स यहाँ पे आया, जितना फ्लक्स यहाँ पे गया, उन दोनों का डिफरेंस देख लिया, और किस रेट से अंदर का बढ़ रहा है कैरियर, वो मैंने देख लिया। बट एक्चुअल में क्या होगा, इसके अंदर कैरियर जनरेट भी होंगे, कैरियर रिकम्बाइन भी होंगे। अब क्योंकि मैं होल का फ्लक्स लिख रहा हूं, तो होल की एक जनरेशन रेट होगी और एक रिकॉम्बिनेशन रेट होगी, और रिकॉम्बिनेशन रेट आपने पढ़ी, पता है, अभी आपने पिछले कुछ देर पहले आपने पढ़ी थी, बाई टाउ पी होता है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा एक्सेस होल अपॉन टाउ पी, ऐसे कुछ पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो मैं बस टोटल होल लिख रहा हूँ, टोटल होल की, और यहाँ पे टाउ पी टी लिख रहा हूँ, ये टोटल होल की रिकॉम्बिनेशन, ये लाइफ टाइम है बस, और कुछ नहीं, ये एक्सेस कैरियर का लाइफ टाइम था, बस उसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा देखिए, मैं बोल रहा हूँ, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं, होल जो चेंज होंगे, ना सिर्फ इस फ्लक्स की वजह से होंगे, यहां पे एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गई, क्या, जनरेशन रेट और रिकॉम्बिनेशन रेट, होल का जनरेशन रेट और होल का रिकॉम्बिनेशन रेट, क्योंकि उसकी वजह से भी तो अंदर के कैरियर चेंज होंगे। तो इसमें मैंने बस ये और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहां से क्या बन गया, यहां से मैं लिख सकता हूं dp बाई डी टी विल बी इक्वल टू, जो इस वॉल्यूम के अंदर जो नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ होल आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू, क्या बनेगा, माइनस ऑफ डी एफ पी एक्स बाई डी एक्स प्लस जनरेशन ऑफ होल माइनस रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल। सिमिलरली अगर एन टाइप होता तो ये बनता डी एन बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन, कोई भी रीजन है, पर यूनिट वॉल्यूम आप बोल दो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी एफ एन एक्स बाई डी एक्स प्लस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एन। ठीक है, तो ये बन जाएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ एन टी। ठीक है, टाउ पी टी एंड टाउ एन टी आर, आप लिख लीजिए, टाउ पी टी एंड टाउ एन टी आर लाइफ टाइम कैरियर, ये है, दिस इंक्लूड, ये जो है ना, ये तो टाउ पी अलग होता था, अब मैंने जो टाउ पी टी लिखा है या टाउ एन टी लिखा है, ये लाइफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसमें थर्मली जनरेटेड जो कैरियर है वो भी इंक्लूड है। ठीक है, थर्मली जो जनरेटेड कैरियर रहेंगे उनका भी लाइफ टाइम इंक्लूड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आप ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए ये पॉइंट अलग से, टाउ पी टी एंड टाउ एन टी इंक्लूड्स द थर्मल इक्विलिब्रियम कैरियर लाइफ टाइम एंड एक्सेस कैरियर लाइफ टाइम। इसमें थर्मल कैरियर लाइफ टाइम और एक्सेस कैरियर लाइफ टाइम दोनों का इंक्लूड है। मतलब जैसे इलेक्ट्रो होल का देखना है तो थर्मली जनरेटेड जो कैरियर थे और जो आपका एक्सेस कैरियर जो थे, सबका जो लाइफ टाइम है उनको इंक्लूड करके लिखा है, इसीलिए मैंने कंसंट्रेशन भी टोटल लिखी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो एक्सेस कैरियर वाला अकेला नहीं लिखा है, यहाँ पे टोटल लिखी है, पॉइंट को समझिए। ठीक है ना, तो ये है मेरे पास कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को फर्दर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा,
इसको डेंसिटी में ही लेके आएंगे, करंट डेंसिटी में लेके आएंगे, ठीक है। फिलहाल ये फ्लक्स में है, ठीक है, तो इसको करंट डेंसिटी में भी कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसी को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई करूंगा और उसके बाद मैं आपको एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट को समझाऊंगा कि किस तरह से एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट होता है। एक बार इस कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को ध्यान से समझिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया। आज का एपिसोड अच्छा एपिसोड था, इंटरेस्टिंग था और इंपॉर्टेंट भी था। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो एम्बीपोलर ट्रांसपोर्ट को हम लोग समझेंगे और थोड़ा डेप्थ एनालिसिस और चीज़ों का भी करेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे दोस्तों। अगर आपको इससे कुछ कंसेप्ट समझ आया तो इसको लाइक जरूर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये हमारा QR कोड है हमारे मोबाइल ऐप का, तो इसको स्कैन कर लीजिए। मोबाइल ऐप पे पहुंच जाओगे, वहां से आप कोर्सेज को भी जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। इनकेस ये स्कैन ना हो तो ये हमारा CES लर्निंग गूगल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, वहां से आपको हमारी मोबाइल ऐप मिल जाएगी, उसको इंस्टॉल कीजिए, वहां से कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, आप कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है cesedu.co.in। अगेन कोर्सेज जानकारी ले सकते हो यहाँ से एंड परचेज भी कर सकते हो। ये हमारे नंबर है, कोई भी एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप, एक पे ना मिले तो दूसरे पे कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप चीज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू, आपने समय निकाला, थैंक यू आपके इंटरेस्ट के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मुलाकात होगी, तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।